हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। मैं सेल्फ बीएल पाटीदार, आई एम ट्रेनिंग ऑफिसर। और आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के निमी क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल 3 कम्युनिकेशन यानी कि संचार के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम दो मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख चुके हैं। यदि आपने उन दोनों मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां जाकर उन दोनों मॉड्यूल के क्वेश्चंस अवश्य देख लें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो क्लासेस हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, सभी की सभी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। मैंने दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पूरी क्लास तैयार की है, तो आप क्लासेस को पूरा अटेंड करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आज के हमारे मॉड्यूल 3 के, जिसका नाम है कम्युनिकेशन यानी कि संचार, शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न क्रमांक 1 है, काइज़ेन का अर्थ है। इंग्लिश में अगर देखें तो क्वेश्चन है काइज़न मीन्स। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो काइज़न है ये एक जापानीज वर्ड है। जापान का शब्द है काइज़न, और काइज़न का मतलब होता है निरंतर सुधार यानी कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निरंतर सुधार या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, समूह चर्चा में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी, आई वुड और ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में देखें, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन अ ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड एंड ब्लैंक स्पेस। तो यदि हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं कहीं भी और चर्चा चल रही होती है और हमें अपनी बात रखना है, तो हम बीच में टोकते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं कि क्षमा करना, मैं आपको रोक रहा हूँ या टोक रहा हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो यदि हम किसी को टोकते हैं, उसको इंटरप्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्टिंग। एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब भी हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, चर्चाएं चलती है और हमें अपनी बात रखना होती है, तो हम क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। तो इंटरप्ट सीधे नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं टोकना है, आपको पहले बोलना है कि एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग, माफ कीजिएगा, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये होता है आपका हिंदी मीनिंग, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल होता है उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। कम्युनिकेशन that involves exchanging information without use of word is called, मतलब बिना शब्दों के यदि हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे उसको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई मौखिक संचार नहीं हो रहा है, यानी कि गैर मौखिक संचार है वो। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें किसी प्रकार के कोई शब्द प्रयोग नहीं होते हैं। तो क्या सही उत्तर होगा इसका, गैर मौखिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें कोई शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को रिक्त स्थान कहा जाता है। इंग्लिश में अगर देखें क्वेश्चन, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। यदि हम किसी विशेष कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो उसे कहते हैं कमिटमेंट, कि मैंने कमिटमेंट कर दिया है, अब मैं उस कार्य को पूरा करूंगा, मतलब मैं उसके प्रति पूरा समर्पित हूँ, कमिटेड हूँ। कहते हैं ना कमिटेड है, तो मतलब समर्पित है। तो क्या होगा इसका, कमिटमेंट या
प्रतिबद्धता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, प्रतिबद्धता, और इंग्लिश में कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को रिक्त स्थान कहा जाता है। वापिस से वही प्रश्न है, डेडिकेशन टू पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड कमिटमेंट या प्रतिबद्धता। एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए हैं कि पीडीएफ में भी क्वेश्चन रिपीट है, तो मैंने यहाँ पर भी एज इट इज रिपीट ले लिया है, ताकि जब आप पीडीएफ से इस वीडियो को मैच करें तो आपको क्वेश्चंस में डिफरेंस ना दिखे, क्वेश्चंस की काउंटिंग आपको बराबर मिले। इसलिए मैंने क्वेश्चन रिपीट ले लिए, और अगर रिपीट ले लिए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा उस चीज़ में, और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो इसका भी वही उत्तर होगा, प्रतिबद्धता या कमिटमेंट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, एसएमएस का विस्तार है। एक्सप्रेशन ऑफ एसएमएस इज, एसएमएस का फुल फॉर्म होता है सिंपल मैसेज सर्विस। ऑप्शन नंबर ए सिंपल मैसेज सर्विस। कहीं कहीं इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो आप ध्यान रखिएगा कि एसएमएस का वाकई जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंपल मैसेज सर्विस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ है। जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए? स्मार्ट लक्ष्य होना चाहिए। फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर, तो एस का मीनिंग होता है स्पेसिफिक। क्या होता है? स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। उसमें एम का भी अर्थ होता है कुछ, ए का भी कुछ अर्थ होगा, आर का भी कुछ मीनिंग होगा, और टी का भी कुछ मीनिंग होता है। तो जब भी आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, आपका गोल डिसाइड करते हैं, तो कैसा होना चाहिए गोल आपका? स्मार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, एस का मीनिंग होता है स्पेसिफिक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्मार्ट लक्ष्य में एस होता है स्पेसिफिक, एम होता है मेजरेबल, ए होता है अटेंडेबल, आर होता है रिलेवेंट, और टी होता है टाइमली। ये सभी स्मार्ट के फुल फॉर्म है। तो उसमें एस का मीनिंग आपसे यहाँ पर पूछा गया था। एस का जो मीनिंग होता है वो होता है स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेंडेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, और टाइमली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई गोल डिसाइड कर लिया हो जो 70-80 साल में पूरा हो रहा हो, तो फिर वो क्या मतलब रह गया उस लक्ष्य का, जब आपकी एज ही नहीं रहेगी उस लक्ष्य तक पहुंचने की। तो वो टाइमली भी होना चाहिए, मेजरेबल भी होना चाहिए, कि हम उसको मेजर कर सकें कि हमारा लक्ष्य कितना पूरा हुआ, हम आधे तक पहुंचे कि नहीं। तो सारी चीजें स्मार्ट लक्ष्य के अंतर्गत आती है। मतलब लक्ष्य जो आपका वो कैसा होगा? स्मार्ट होगा, तो आप कोई भी चीज में जल्दी उस चीज को अचीव कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाखून चबाना इशारा दर्शाता है। गेस्चर बीटिंग नेल्स शोज, यदि हम बैठे बैठे नाखून चबा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम खुद को अनसिक्योर फील करवा रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, बैठे बैठे नाखून चबाते हैं। नर्वसनेस रहती है, अनसिक्योर हम लोग रहते हैं, तो इसका मतलब है कि क्या दिखाता है नाखून चबाना? आपका असुरक्षा को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, असुरक्षा। और इंग्लिश में अगर बात की जाए, राइट आंसर होगा आपका इनसिक्योरिटी। तो अगर आप नाखून चबाते हैं तो इसका मतलब है कि आप असुरक्षित हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इशारा तेज और सीधा चलना दिखाता है। गेस्चर ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, यदि आप सीधा और तेज चल रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस से बिल्कुल
भरे हुए आप हैं, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए आप बिल्कुल सीधे और तेज चल रहे हैं। बिल्कुल आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, होगा आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न रिपीट है, तो इसका भी उत्तर वही होगा, आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस। अगला है, लक्ष्यों को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, तो गोल को हम लोग अल्पकालिक और दीर्घकालिक या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में वर्गीकृत करते हैं। कुछ जो लक्ष्य होते हैं हमारे, वो अल्पकाल में ही पूरे हो जाते हैं, और कुछ लक्ष्य हमें पूरा करने में कुछ समय ज़्यादा लगता है, तो वो दीर्घकालिक लक्ष्य कहलाते हैं। अल्पकालिक में वो लक्ष्य आते हैं जो 6 महीने के अंदर, 7-8 महीने में वो पूरे हो जाते हैं, तो वो सभी अल्पकाल में आते हैं। और जिनमें पूरा होने में थोड़ा ज़्यादा वक़्त लगता है, वो दीर्घकालिक लक्ष्य कहलाते हैं। तो लक्ष्यों को हम लोग अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप में वर्गीकृत करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगला प्रश्न है, वापिस से वही रिपीट प्रश्न है, ऑप्शन का सीक्वेंस चेंज कर दिया। लक्ष्यों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य में हम लोग वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। अगला प्रश्न है, आमने सामने संचार में शारीरिक भाषा रिक्त स्थान के लिए जिम्मेदार होती है। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, तो यदि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक भाषा जो है, वो 55% तक जिम्मेदार होती है। मतलब कम्युनिकेशन में 55% तक जो रोल होता है, वो किसका होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का। आपने देखा होगा जब भी हम आमने सामने बात करते हैं, तो हमारे हाथ की जो चाल होती है, हाथों से जो हम समझाते हैं, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज बताती है उसको, वो सभी कितना रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में, 55% रोल प्ले करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज अल्पकालिक, दीर्घकालिक, पैसे या इनाम के लिए, सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए। तो हमारे आत्मा से जो कोई प्रेरणा निकलती है, इंटरनली जो कोई प्रेरणा हमारे अंदर से निकलती है, तो वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म तक रहती है, दीर्घकालिक तक होती है। इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा लॉन्ग लास्टिंग या दीर्घकालिक। क्योंकि जब हम बहुत आत्ममंथन करते हैं, सोचते हैं चीजें, तभी जाकर कोई ना कोई चीज हमारे आत्मा आत्मा या आंतरिक प्रेरणा से जो निकल के आती है बाहर, ये सब दीर्घकालिक होती है, लॉन्ग टर्म तक रहती है। क्योंकि उस चीज में टाइम लगता है। कोई चीज अगर हमारे अंदर से निकल रही है, वो ऐसे ही नहीं निकल गई, उसके लिए आपने आत्ममंथन किया है, तो वो चीज कब तक रहेगी, वो लॉन्ग टर्म तक वो चीज रहने वाली है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा दीर्घकालिक या लॉन्ग लास्टिंग। डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इस कम्युनिकेशन से या आईटी या इंग्लिश लिटरेसी से हैं, वो सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर जैसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। आप स्किप करके देखेंगे तो आपका वीडियो देखना ना देखना बराबर रहेगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। आप एक या दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिमाग में बैठ जाएंगे, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे या फ्लाइट की घोषणा सुनना शिक्षक का व्याख्यान रिक्त स्थान के अंतर्गत आता है।
लिसनिंग टू रेलवे और अ फ्लाइट अनाउंसमेंट, टीचर्स लेक्चर कम अंडर ये कंप्रेसिव लिसनिंग यानी कि व्यापक सुनना के अंतर्गत आता है। तो ये वाली जो चीज़ें होती है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन कम्युनिकेशन के हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें हो रही है। तो रेलवे या फ्लाइट की अगर हम घोषणा सुनते हैं या शिक्षक का व्याख्यान सुनते हैं, वो सब किस में आता है? कंप्रेसिव लिसनिंग में आता है। व्यापक सुनना के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। क्योंकि आलोचना तो नहीं हो रही है, अगर कोई रेलवे का अनाउंसमेंट हो रहा है तो वहाँ पे आपकी आलोचना तो नहीं हो रही है, नहीं आपकी सराहनीयता हो रही है, किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा तो हो नहीं रही है। होता क्या है रेलवे में या फ्लाइट में कि फ्लाइट जो है वो इतना मिनट डिले है या इस टाइम पे वो टेक ऑफ करेगा, या रेलवे में अनाउंसमेंट होता है तो ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी या इतनी बजे आएगी। तो ये सभी जो है वो कॉम्प्रेसिव लिसनिंग के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों ऑप्शंस ऊपर के बिल्कुल ही रॉन्ग है और जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापक सुनना या कंप्रेसिव लिसनिंग। अगला प्रश्न है, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना रिक्त स्थान के अंतर्गत आता है। लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम अंडर। तो ये आपका एप्रिशिएटिव लिसनिंग या प्रशंसात्मक श्रवण के अंतर्गत ये चीजें आती है। देखो आलोचना तो होने नहीं, गाने सुनने से कोई आपकी आलोचना तो नहीं होती है, कोई आप थेरेपी तो ले नहीं रहे गाने सुनने से, क्योंकि गाने आप किसके लिए सुन रहे हो? अपने एंजॉयमेंट के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। तो वो व्यापक श्रवण के अंतर्गत आएगा नहीं, कंप्रेसिव लिसनिंग में वो चीज आएगी नहीं। इसमें आएगी वो फिर आपकी प्रशंसनात्मक श्रवण या अप्रिशिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत वो चीज आती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा को रिक्त स्थान में वर्गीकृत किया गया है। A motivation is categorized into आंतरिक और बाह्य, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो जो आपका मोटिवेशन होता है वो कैसा होता है? या तो आंतरिक होगा या बाह्य होगा, यानी कि खुद से निकलेगा, या फिर बाहरी होगा तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक के अंतर्गत आपका मोटिवेशन आता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोर, गर्मी या ठंड से होने वाली शारीरिक परेशानी रिक्त स्थान के अंतर्गत आती है। नॉइस, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। ये सभी इन्वायरमेंटल बैरियर के अंतर्गत आती है। पर्यावरणीय बाधा इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होना ये भी एक पर्यावरण का पार्ट है, ज़्यादा ठंड गिरना ये भी एक पर्यावरण का पार्ट है, नॉइस पोल्यूशन होना ये भी एक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आती है बाधाएं? पर्यावरण बाधा या इन्वायरमेंट बैरियर हम इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवाज की पिच के बढ़ने और घटने को रिक्त स्थान कहा जाता है। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। तो इसको इंटोनेशन या इंटोनेशन हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, इंटोनेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, सारे के सारे क्वेश्चन। आप एक एक बार पूरा वीडियो देखिए, एक बार इसको देख लीजिए हाथों हाथ, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलने वाले हैं। जो सीबीटी एग्जाम एनसीबीटी की होने वाली है उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को रिक्त स्थान कहा जाता है। द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन
एनवर्स इज कॉल्ड नैतिकता या एथिक्स। तो मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहते हैं? नैतिकता या एथिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, नैतिकता। चलिए अगला प्रश्न है, भूमिका निभाने का नुकसान क्या है? व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग? अगर हम रोल प्ले करते हैं कहीं पर भी तो उसका क्या नुकसान है? तो सीधी सी बात है कि हम किसी का रोल प्ले कर रहे हैं या कहीं पर रोल प्ले कर रहे हैं तो वास्तविक स्थिति तो प्रदान नहीं कर सकते ना हम लोग। रोल प्ले करने का मतलब क्या है? उसके जैसा, न कि वैसा का वैसा। रोल प्ले करना मतलब उसके जैसा होने का नाटक करना। तो ये वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। डोंट प्रोवाइड अ रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या होना चाहिए? What should come next after selecting the solution in problem solving process? किसी प्रॉब्लम में हम फंसे हैं तो फिर हम उसके क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे हमें उसका 3-4 सॉल्यूशन मिलते हैं तो कोई एक सॉल्यूशन हम लोग उसका डिसाइड कर लेते हैं कि चलो ये वाला सॉल्यूशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही सॉल्यूशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम सीधे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंट करना या उसको लागू करना। तो समाधान का चयन करने के बाद अगला हमारा कदम होता है कि हम उस समाधान को लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, समाधान लागू करें, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल? ध्यान की कमी, ध्यान की कमी तो कभी प्रेरित कर ही नहीं सकता। आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी होगी तो प्रेरित कहाँ से होगा? दिशा की कमी, डायरेक्शन की अगर कमी होगी, दिशाहीन ही हो जाएंगे तो आप कहाँ से प्रेरित होंगे? घबराहट की कमी, हाँ, घबराहट को अगर आप कम कर लेंगे तो ये आपको जरूर प्रेरित करेगा ये चीज कि अपने अंदर घबराहट हम लोग कम करें। तो ये आपको मोटिवेट करने में हेल्प करता है, ये वाला फैक्टर कि घबराहट जो है वो आपकी कम होना चाहिए, लैक ऑफ नर्वसनेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि घबराहट की कमी जो है वो मोटिवेट को इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है मोटिवेट होने में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? सार्वजनिक बोलने में 3 P कौन से हैं? यदि हम पब्लिकली कुछ चीज बोल रहे हैं तो उसमें 3 P का इम्पोर्टेंस है। हम ऐसे ही पब्लिकली कोई चीज नहीं बोल देते हैं। अगर आपको भी कहीं खड़े होकर बोलना रहता है कोई बात, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं उसको कि क्या-क्या बोलना, एक कागज पे लिखते हैं, तो उसको कहते हैं प्रिपेयर। लिखने के बाद आप खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे उसकी। हो सकता है आप मिरर के सामने देखकर उसकी प्रैक्टिस करें, तो प्रिपेयर हो गया, फिर हो गई प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद जब आपके बोलने का टाइम आया पब्लिक में, तो आप क्या करेंगे? उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये 3 P होते हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। ये 3 P's होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, याद रखिएगा आप भी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करना चाहिए? विच वन इज द डूज फॉर इंटरव्यू एटिकेट्स? घबराहट, अनौपचारिक पोशाक, क्लेम दृष्टिकोण या अत्यधिक हाव भाव?
तो जब भी आपका साक्षात्कार होता है या इंटरव्यू होता है, तो हमें घबराहट तो बिल्कुल नहीं रखना है। अनौपचारिक पोशाक भी नहीं पहनना है, इनफॉर्मल ड्रेस नहीं रखना है, फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना रहता है। बिल्कुल क्लेम आपका दृष्टिकोण, बिल्कुल क्लेम अप्रोच आपकी होना चाहिए। जैसा वहाँ पर प्रश्न पूछे जाए वैसी ही आपकी अप्रोच उत्तर देने की होना चाहिए, बैठने की अप्रोच, कम्युनिकेट करने की अप्रोच, ये बिल्कुल क्लेम आपकी होना चाहिए। और अत्यधिक हाव-भाव आपको नहीं दिखाना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि आपको इंटरव्यू में ये चीज़ करना है। आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? क्लेम दृष्टिकोण या क्लेम अप्रोच आपकी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है, बस इसमें पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए? तो साक्षात्कार शिष्टाचार में क्या नहीं करना चाहिए? Which one is a don't in interview etiquettes? तो आत्मविश्वासी बने, बिल्कुल ये तो रहना चाहिए। उचित पोशाक पहने, ये भी सही है। उचित नज़र से नज़र मिलाए, बिल्कुल ये भी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, नौकरी पाने के लिए अपनी योग्यताओं के बारे में झूठ बोले, ये बिल्कुल नहीं करना है। इंटरव्यू में ये चीज़ आपको नहीं करना है कि आपको नौकरी लेना है, तो उसके लिए आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन वग़ैरह है, आपके अंदर जो योग्यता है, उसके बारे में उनसे झूठ बोलेंगे। ये चीज़ आपको नहीं करना है। इसका सही उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, lie अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट अ जॉब। तो अपनी जॉब पाने के लिए अपनी एबिलिटीज़ के बारे में झूठ नहीं बोलना है। चलो अगला प्रश्न है, बोलने में कौन-सी बाधा है? सुनने में दिक्कत, समय की कमी, घबराहट या पढ़ने में अनिच्छा? व्हिच वन इज़ अ बैरियर टू स्पीकिंग? तो बोलने में घबराहट जो है वो बैरियर होती है। सुनने की तो कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है। समय की कमी, ये भी कोई सवाल नहीं बनता है यहाँ पर। बोलने में थोड़ी बाधा है क्या? बोलने में कौन-सी बाधा है? घबराहट। अगर आप घबराएँगे तो आप बोल नहीं पाएँगे। नर्वसनेस, अगर आप नर्वस रहेंगे तो फिर बोलने में जो है आपको दिक्कत होगी। स्पीकिंग, आप पब्लिकली आपको बोलना होगा, तो आप अगर घबराने लगे तो आपको दिक्कत होगी। बाधा घबराहट के कारण ही आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्वसनेस या घबराहट। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार शिष्टाचार में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर भी आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बी कॉन्फिडेंट। यदि हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए बिल्कुल, कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, पर कॉन्फिडेंट ज़रूर होना है किसी भी चीज़ के प्रति, कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है और मैं इसको कर लूँगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आत्मविश्वास से भरा होना या बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन-सा एक अच्छा संचार है? व्हिच वन इज़ अ गुड कम्युनिकेशन? तो अच्छा संचार क्या होता है? जिसमें संदेश स्पष्ट और सीधा है। मतलब क्या संदेश है वो हमें स्पष्ट पता है और बिल्कुल सीधा है। तो वही क्या कहलाता है? एक गुड कम्युनिकेशन। अगर बातें घुमा-फिरा के कही जाए तो वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो गुड कम्युनिकेशन में संदेश जो है वो आपका स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। मैसेज इज़ क्लियर एंड डायरेक्ट। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन-सा ईमेल शिष्टाचार है? व्हिच वन इज़ एन ईमेल एटिक्यूट? यदि हम किसी को मेल करते हैं तो क्या ध्यान रखना है? ईमेल छोटा रखें, कीप ईमेल शॉर्ट, वायरस संक्रमित मेल भेजें, गलत संदेश अग्रेषित करें, ईमेल में सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में या छोटे अक्षरों में लिखें। तो जब भी हम कभी भी किसी को ईमेल भेजते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ईमेल हमेशा छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो ईमेल कीप शॉर्ट।
तो कीप ईमेल शॉर्ट या ईमेल छोटा रखें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस जो दिए हैं वो सभी आपको नहीं करना है। पहला वाला जो है, जब भी मेल भेजें तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ईमेल कैसा रखना है, आपको छोटा रखना है। अगला है, किसे अच्छा संचार माना जाता है? विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन? तो अच्छा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कि जो प्रेषक है वो प्राप्तकर्ता के प्रति सकारात्मक है। सेंडर इज अ पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। जो भी मेल सेंड कर रहा है वो रिसीवर के प्रति कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यही एक अच्छा संचार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेषक प्राप्तकर्ता के प्रति सकारात्मक है। सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे खराब संचार माना जाता है? विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन? तो पुअर कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? जिसमें संदेश अस्पष्ट है, यानी कि मैसेज जो है एम्बिग्यूअस है, दिख नहीं रहा, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैसेज क्या कहना चाह रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? खराब संचार या पुअर कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है? मौखिक संचार यानी कि हम लोग मुंह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने किसी बैठे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो ये मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। तो इसमें तुरंत बात होती है, आमने सामने बैठे रहते हैं, तो यह त्वरित है, बिल्कुल सही बात है। यह रिकॉर्ड के लिए है, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। यदि आपने एक सामने वाले से मौखिक बात करी या किसी से हाय हेलो किया, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने 9 बजे उससे बात की थी आमने सामने बैठकर, या आपने उससे हेलो हाय किया था। तो ये इसका एक बेनिफिट नहीं है कि इट इज फॉर रिकॉर्ड। इस कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। आप दिन में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी बातें करते हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं होता है। तो एक मौखिक संचार का यह लाभ नहीं है कि यह रिकॉर्ड के लिए है। बाकी सारे के सारे लाभ हैं। यह त्वरित है, फटाफट हम बात कर लेते हैं। यह प्रत्यक्ष है, वो हमें सामने वाले से बात कर रहे हैं, वो हमें दिख रहा है, प्रत्यक्ष बात हो रही है हमारी। प्रतिक्रिया तत्काल है, हमने बात की, सामने वाले ने उसका तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये सारे के सारे इसके बेनिफिट हैं, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं, ये इसका बेनिफिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह रिकॉर्ड के लिए, इट इज फॉर रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के लिए है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इसका बेनिफिट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन ट्रिपल एच श्रवण का हिस्सा नहीं है? तो विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग? एटीट्यूड, अटेंशन एंड एडजस्टमेंट और एंजाइटी यानी कि चिंता। तो एंजाइटी जो है वो आपका ट्रिपल ए श्रवण का हिस्सा नहीं है। बाकी ये जो तीनों चीजें हैं ये ट्रिपल ए लिसनिंग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि जो चिंता है या एंजाइटी जो है वो ट्रिपल ए श्रवण यानी कि सुनने के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल? कौन सा एक अनुच्छेद नहीं है? विच वन इज नॉट एन आर्टिकल? तो ए, एन और ये द, ये तीनों क्या है? आर्टिकल है। और इन जो है वो आर्टिकल नहीं है। आपने भी पढ़ा होगा इंग्लिश में, ए, एन और द ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। और इन जो है वो आर्टिकल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक भाषा के 3 पी का कौन सा तत्व नहीं है?
Which one is not an element of 3 P's of public speaking? पब्लिक स्पीकिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कहीं पब्लिकली बोलना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे अपनी, यानी कि प्रिपेयर। फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की, कि हमें कैसे बोलना है। प्रिपेयर में हमने लिख लिया कि क्या बोलना है, प्रैक्टिस में हमने प्रैक्टिस कर ली कि हम कैसे बोलेंगे उन चीज़ों को, और फिर सीधे हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे पब्लिक के सामने। तो ये 3 चीज़ें आती है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। जो चीज़ नहीं आती वो है पोज़ या पॉजेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोज़। अगला प्रश्न है, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन-सी विशेषता आवश्यक नहीं है? Which one is not an essential characteristics to achieve success? तो सक्सेस पाने के लिए हमें पहले प्रतिबद्धता होना पड़ेगा, प्रतिबद्धता रखना होगी किसी के भी प्रति। दूसरा है ईमानदारी, सफलता पाने के लिए ईमानदार होना ज़रूरी है, हम स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति। अपने कार्य के प्रति अगर ईमानदार रहेंगे तो हम बहुत जल्दी सफल होंगे। आत्मविश्वास, खुद के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैंने जो गोल डिसाइड किया है, मैं उसको अचीव कर लूँगा। तो ये तीनों चीज़ें तो आवश्यक है। अनैतिक कार्य, अनएथिकल वर्क, ये आवश्यक नहीं है और ना ही ये करना है। तो अनैतिक कार्य यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक कार्य आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो उत्साह, रचनात्मकता, बोरियत या समस्या समाधान का रवैया। तो जो बोरियत है वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बोरियत या बोर्डम जो है वो इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो आधुनिक संचार में जो नवीनतम सबसे जो साधन हम यूज कर रहे हैं आजकल वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बहुत सारी चीजें आजकल मेल के जरिए होती है। किसी भी कंपनी का हमें नौकरी पाना रहती है तो हम मेल के जरिए उनको रिज्यूम भेजते हैं। कंपनी वापस से हमें अपना ऑफर लेटर भी मेल पे ही भेजती है। आजकल जितने भी कम्युनिकेशन विदेशों में हो रहे हैं सभी के सभी मेल के माध्यम से हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी मेल होते हैं वो सभी रिकॉर्डेड होते हैं कि किसने मेल किसको किया, कितनी बजे वो सेंड किया है, उसने क्या कंटेंट उसमें लिखा है, इन सभी का रिकॉर्ड होता है। इसीलिए जो आधुनिक संचार का जो नवीनतम और प्रभावी साधन है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। थैंक यू, आप लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताएं। और किसी प्रकार कोई किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस प्रकार के वीडियो आप हमसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप हमें वो भी बताएं कि इस तरह के वीडियोस सर आप हमें भेजें, तो उस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए तैयार करूँगा। इसकी क्लासेस भी मैं शुरू करने वाला हूँ। अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एमसीक्यूज ले रहा हूँ। बाद में पूरी क्लासेस में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी की अपलोड करूँगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट है वो सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है। आईटीआई की ऑल ट्रेड के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन है। तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और यदि पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।